से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी कुछ नहीं, बैठ के बोलने के बाद में लोग मानेंगे नहीं कि ये पुलिस वाला सही बात करना पड़ता है। मनोज साहब और राव साहब और आज के सारे उपस्थित सभ्य जनता, कार्यक्रम बड़े छोटा है। मैं भी 400 के ऊपर व्याख्यान देने के बाद में 14 अप्रैल के इस तरीके के कार्यक्रम में आज मैं पहली बार शरीक हुआ हूं, लेकिन मुझे खुशी है। रेलवे के लिए आज का मेरा 5वां कार्यक्रम है। वीटी स्टेशन के ऊपर लेते हैं, बाद में आपको मालूम रहेगा ऊपर हॉल है, हाँ ऑडिटोरियम है, बहुत अच्छा ऑडिटोरियम, वहां 2 बार गया हूं। स्टेशन के ऊपर कार्यक्रम हुआ है, भुसावल में इसी तरीके से कार्यक्रम हुआ है, वहां भी एक हॉल है। और उसके बाद में इगतपुरी में कार्यक्रम करने का, संबोधन करने का मौका मिलने वाला है, इससे मुझे बड़ी खुशी हो गई। गर्दी से कार्यक्रम की शोभा नहीं बढ़ती, जो भी आते हैं वो गर्दी होनी चाहिए। और आप लोगों ने जिस तरीके से आपके विचार रखे, उससे ये मालूम हो जाता है कि दर्दी लोग हैं। इनको क्या चाहिए इसका पता है और क्या देना चाहिए इसका भी पता है। अब एक ऐसे बाबा साहब के कार्यकर्तृत्व के एंगल पे मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। आपको लगे कि कुछ अलग और नया सुना, क्योंकि बाकी सारी चीजें, कालाराम मंदिर में क्या हुआ, 14 तालाब में क्या हुआ, ये बाकी सारी चीजों से आप सब लोग वाकिफ हैं। मैं बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण के व्यतिरिक्त उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो 3 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और उसके बाद में अनुच्छेद 21, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए। इसको सुवर्ण त्रिकोण कहा जाता है, 14, 19, 21। 14 से हमें क्या मिलता है? तो 14 से हमें समानता मिलती है, इक्वल स्टेटस भी मिलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ भी मिलता है। 19 से हमें जो भी मूलभूत फंडामेंटल बुनियादी स्वातंत्र्य है, उनके बारे में जिक्र किया गया। राइट टू स्पीच, राइट टू मूव अराउंड इन द कंट्री, राइट टू लीव वेर एवर यू लाइक। मुझे अगर लगता था एक आईपीएस अधिकारी होने की वजह से मुझे पूरे देश का एक्सेस है, आपके यहाँ जितना कंफर्टेबल महसूस करता हूँ उतना ही सॉल्ट लेक सिटी कलकत्ता में महसूस करता हूँ, उतना ही कोहिमा में महसूस करता हूँ, दीमापुर में महसूस करता हूँ, गुवाहाटी में महसूस करता हूँ
और दिल्ली में जाने के बाद में मुझे लगता है मैं घर आ गया। ये मालूम होने के बाद में हमें कहीं भी जहां रहने की इच्छा है वहां हम रह सकते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उसी तरीके से कहीं भी घर बना सकते हैं। प्रॉपर्टी का राइट था, उसको निकाल दिया वहां से और वो ऑर्डिनरी राइट बन गया, फंडामेंटल राइट से बाहर हो गया। बहुत अच्छी चीज करी की बाद में। और इन मूलभूत स्वातंत्र्य के बाद में हम चाहते हैं बहुत बुनियादी जो हमारा अधिकार है, राइट टू लीव, एंड राइट टू लिबर्टी, जीने का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे ज्यादा जिस अधिकार के ऊपर बहस होती है वो राइट टू लीव एंड राइट टू लिबर्टी। ये तीनों को एक जगह करने के बाद में पूरा रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूशन का आप जिक्र भी नहीं करते हो तो मुझे फर्क नहीं होता। लेकिन ये जो 3 फंडामेंटल राइट्स है, मैंने जब पूरे दुनिया के ह्यूमन राइट्स का रिसेंटली 2 बरस पहले लंदन में LLM करते करते अध्ययन किया, मानवाधिकार जो एंटाइटलमेंट की हिसाब से देखना चाहिए। किसी ने मुझे दिया इसलिए मैं मानवाधिकार एंजॉय करता हूं, इसमें मजा नहीं। बट आई एम एंटाइटल्ड टू एंजॉय। ये मानवाधिकार का बुनियादी प्रिंसिपल मैंने मेरा 11 करते करते सीखा। और वो मानवाधिकार का बहुत अच्छा संवर्धन, प्रोटेक्शन, प्रोपगेशन जो यूरोपियन यूनियन की कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के अंदर उसका है। वो सब पढ़ने के बाद में हमारे क्लास में लंदन में मैंने एक चीज फोर्सफुली रखी। क्या आपको पता है कि ये मानवाधिकार का जो जिक्र यूरोपियन यूनियन के इस दस्तावेज में किया है वो कई साल पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियादी ढांचा है। बाबा साहब मानवाधिकार की बात करते हैं। हम जो बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, व्हाट इज इट? फाइनली इट इज ह्यूमन राइट। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज नथिंग बट ह्यूमन राइट। राइट टू हैव एवरी काइंड ऑफ फ्रीडम except property is what? Is human right. इस तरीके से ह्यूमन राइट के बारे में जिस दस्तावेज ने, जो डॉक्यूमेंट ने हमें ये ह्यूमन राइट्स बहाल किए हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी देखिए ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रही थी उसी समय दुनिया में क्या हो रहा था ये हमें देखना पड़ेगा। और उस परिप्रेक्ष्य में हमें ये ध्यान में आएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन कितना महान है। उस समय दुनिया में 2 चीजें हो रही थी। एक है यूनाइटेड नेशन की स्थापना और यूनाइटेड नेशंस का डॉक्यूमेंट
जिसमें मानवाधिकार का जिक्र किया हुआ है। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 45 में हो गई और 48 में मानवाधिकार का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट का अवतार दुनिया में हो गया। क्या डॉक्यूमेंट है ये? इसका नाम है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर। महज 30 अनुच्छेद का डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में मानवाधिकार के मूलभूत बुनियादी अधिकार जो है उनका जिक्र किया गया। इसके पीछे जो प्रेरणा है, एक फ्रेंच बहुत बड़ा फिलोसोफर एक्टिविस्ट, उसके विचारों की प्रेरणा जैक मैरिटेन नाम का आदमी है। उसने किताब लिखी मैन एंड द स्टेट। ये पूरा झगड़ा क्या है? हम जो अभी देखते हैं वो बोलते हैं कि 10 बरस का कार्यकाल जो है इसका इवैल्यूएशन करते हैं। वहां हम एक ही चीज का इवैल्यूएशन करते हैं, स्टेट क्या कर रहा है और आदमी की सिचुएशन क्या हो रही है। मैन एंड द स्टेट, मैन वर्सेस स्टेट। क्योंकि मानवाधिकार का संरक्षण करने की जवाबदारी, जिम्मेवारी नागरिकों की नहीं है, मानवाधिकार का रक्षण करने की जिम्मेवारी स्टेट की है। और ये जब विस्तार में कहा गया तो उसके बाद में यूडीएचआर का जन्म हुआ 48 में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। महज 30 अनुच्छेद। उसी के साथ में उसी के पहले वाले 2 महानुभाव जिन्होंने बुनियादी चीजों पे प्रकाश डाला। और देखिए, ऐसा रहता है कि कभी कभी महान आदमी के आदि बंधुओं का आप अगर परामर्श लेने की कोशिश करते हो तो हम जैसे बोलते हैं बाबा साहब आम्बेडकर थे, बाबा साहब खुद बोले कि मेरे 3 गुरु हैं, तथागत बुद्ध है, संत कबीर है, महात्मा फुले है। ये हम आदिबंध ढूंढने की कोशिश करते हैं। शिवाजी महाराज के बारे में बाबा साहब के विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। शिवाजी महाराज ने स्थापित किया हुआ साम्राज्य मैंने बनाई हुई कॉन्स्टिट्यूशन से अमल में आ जाएगा, बाबा साहब का कहना है। इसका मतलब वो भी गुरु होते हैं बाबा साहब। तो वैसे हम जब भी गांधी जी के बारे में बात करते हैं, जिस अंत्योदय के ऊपर गांधी जी एम्फेसिस देते हैं, प्रभाव डालते हैं, तभी गांधी जी कहते हैं कि जो भी किया जाता है या जो भी किया जाएगा देश में, वो कॉमन मैन को, आखिरी आदमी को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए। आपको पता है ये कंसेप्ट कहां से आती है, जिससे गांधी जी इन्फ्लुएंस हो गए? ये कंसेप्ट आती है एक किताब से। उस किताब का टाइटल है अनटू दिस लास्ट वॉट एवर यू डू, what does the last man get out of it is very important. You must think about it.
हमने कोशिश करनी चाहिए प्रशासक शासक बनने के बाद में कि हम जो भी करते हैं वो आखिरी आदमी को क्या मिलता है। हो सकता है जैसे मैं नंदुरबार में काम किया, बाहर जाके कार्यालय के बाहर में बैठे हुए सब लोगों को एक एक को पूछता था, एक ही सवाल पूछता था, कितने दूर से आए, कैसे आए। बहुत सारे चलते आते, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर आदमी जब भी चल के आता है, उसके सर पे हाथ घुमा के उसको कार्यालय में लेते और उसको चाय पिलाते। Whatever you do, what this last man is going to get, this question has to be asked. That is unto this last. बाबा साहब के गुरु महात्मा फुले जी के ऊपर किस चीज का इन्फ्लुएंस था, मैं अधिबंध ढूंढ रहा हूं हर एक के। फुले जी के ऊपर राइट्स ऑफ मैन, मार्क ट्वेन की किताब, आदमी के अधिकार क्या है, उसको तभी ह्यूमन राइट्स का नाम नहीं दिया था, लेकिन क्या ये ह्यूमन राइट्स नहीं है? यस। तो हम अगर यूडीएचआर की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये 3-4 किताबें भी सामने रखी आपने, तो आपको यूडीएचआर की विशेषता महसूस करने में आपको आसानी होती है। यदि हाँ इसमें से आगे ऐसा अभी भाई देखिए कि ये जब भी बन रहा था तभी इंडिपेंडेंटली भारत का संविधान बन रहा, इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट ऑफ वॉट एवर आई टोल्ड यू, ये सारी चीजों के बाहर जाके स्वतंत्र तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद रखी जा रही। 1948 में जब यूडीएचआर इंटरनेशनल कम्युनिटी को समर्पित किया गया, एलिनोर रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इनकी पत्नी, मैं सोचता हूं कि तभी भारत में क्या हो रहा था, बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे और देखिए कैसा है, महान लोगों के रास्ते एक ही होते हैं। आप अगर उनके आदिबंध ढूंढते हो तो हमको आश्चर्य हो जाता है कि जो महानता किस चीज में छुपी है, जो खुद के बारे में नहीं सोचता, समाज के बारे में सोचता। खुद के बारे में तो हम सोचते हैं पगार कितनी मिलेगी, इंक्रीमेंट, 7 कमीशन लागू होगा कि नहीं, फायदा कितना, टोटा कितना, पेंशन कितना मिलेगा, समय पे मिलेगा क्या, जीपीएफ कितना है, पीपीएफ, ये सारी चीजें ना सोचने वाला आदमी महान, वो समाज की सोच है। उसकी और एक महानता होती है कि वो विजनरी होता है, सीयर होता है, दृष्टा होता है, वो आगे जाके क्या होने वाला है ये सोचता है। महज 2 महीने भी पूरे नहीं हुए जो बुद्ध को सारे वंचित, शोषित, बहिष्कृत समाज के हाथ में थोप के ये महामानव चला गया। कितने दिन के अंदर? 2 महीने भी कंप्लीट नहीं है। लेकिन आज मैं जो यहां खड़ा हूं, वो जिस तरीके से मेरे हाथ में बुद्ध को देके गया, उस दिन से मैं दब गया। अरे बाप रे, ये भयंकर काम किया इस आदमी ने। बाकी कुछ नहीं कहा मुझे किस तरीके से बर्ताव कर, आगे चल के क्या कर, सिर्फ इतना कहा ये बुद्ध हाथ में ले, सोच अभी क्या करना है। और बुद्ध देते समय देखो एक सिंबॉलिक जेस्चर है, उन्होंने चित्र बनाया बुद्ध का,
हम हमेशा बुद्ध को देखते हैं बैठा हुआ और आंखें बंद किया हुआ। हम बुद्ध बोलने के बाद में सोचते हैं ध्यानस्थ बैठा हुआ आदमी। बाबा साहब को वो बिल्कुल मान्य नहीं। वो बोलते थे 45 इयर्स जिस आदमी ने लोगों को पढ़ाने का काम किया, अरे वो आंख बंद करेगा क्या? क्या मैं आंख बंद करके भाषण दे सकता हूं क्या? गिर जाऊंगा। उन्होंने जो चित्र बनाया उसमें बुद्ध की आंखें खुली है। दूसरी बात वो बोलते थे, जो अपने यहां ही इगतपुरी है, मैंने 1-2 विपස්සना की है, वहां बुद्ध खड़ा है और सारे भिक्षुओं को कह रहा है कि उठो, निकलो निकलो, बाहर निकलो, पढ़ो, जनमानस में जाओ, उसमें बदलाव लाओ। ये कहने वाला बुद्ध बैठने वाला नहीं हो सकता है, चलने वाला और खुली आंख वाला बुद्ध। बाबा साहब इतना ही कह के ये बुद्ध मुझे आता है, चलने वाला और खुली आंख वाला। और बुद्ध क्या कहता है खुद? चरथ भिक्खवे, चलते रहो। भिक्खु किसे कहा जाता है? चलते रहता है, बैठा नहीं है। चरथ भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। लोकानुकंपा है, लोगों की अनुकंपा के लिए, उनकी भलाई के लिए। किस किताब से गांधी जी इन्फ्लुएंस हो गए? अनटू दिस लास्ट, ये आखिरी वाला आदमी। जैक मैरिटिन क्या बोलता है? मैन इन द स्टेट। महात्मा फुले इन्फ्लुएंस हो गए, राइट्स ऑफ मैन। सारी चीजें मिलके बुद्ध के कहने पे आती है, चरथ भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। सबके सुख के लिए, दुख मिटाने के लिए, इसके लिए आंख खुली और चलने वाला हो। ये बाबा साहब हमको देखे गए, होता है बताए कुछ नहीं, क्योंकि समय नहीं मिला। 2 महीने में चले गए। अभी मुझे बताओ कि ये सारी चीजें जिस तरीके से हमें मिली, उसकी वजह से मेरे जैसे आदमी को 14 अप्रैल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे नेशनल लेवल प्रोग्राम में मैं जाके उस दिन भाषण देता हूं। आज मैं 50 लोगों के सामने आके वही भाषण जैसे 50,000 बैठे हुए उसी झील से डिलीवर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे हाथ में बाबा साहब बुद्ध को समझ के चले गए। मुझे कुछ पर्याय नहीं छोड़ा। मैं खुद कुछ नहीं कर सकता हूँ। सुबह में उठता हूँ, विचार करता हूँ, अरे यार बुद्ध को दे दिया है, मुझे कुछ चांस ही नहीं है सोचने का। चलो क्यों ना, बुद्ध क्या करने वाला था ये सोच के आगे बढ़ते। 45 years he did teaching। वो एक श्रावस्ती में 25 बच्चावस्ती। मैं वो जगह देखना चाहता हूँ कि ऐसी क्या जगह है जहाँ 25 बरस बुद्ध गया, बैठा, लोगों को पढ़ाई की, लोगों को पढ़ाया। इन सारी चीजों का निचोड़ हमें कहाँ मिलता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। और विशेषता क्या है? एक तरफ वर्ल्ड का डॉक्यूमेंट यूडीएचआर, तो दूसरी तरफ बाबा साहब आम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन। इतना महान दस्तावेज, और दैट टू लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग मतलब हमें अगर लगता है कि इसमें ये कमी रह गई, वो जमाने में ये सवाल नहीं था, अभी आ गया है, तो क्यों ना हम इसके बारे में संशोधन करके एक सुधारणा करें। तो वो हमें करने की इजाजत है। इसको बोलते हैं लिविंग डॉक्यूमेंट। इस तरीके का लिविंग डॉक्यूमेंट हमें जो मिल गया है, जब भी सुनता हूं कि ये बदलने की कोई कोशिश कर रहा है, बेवकूफी कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो हो नहीं सकता है। बेवकूफ हमेशा इस तरीके से सोचता है कि चलो ट्रेन जा रही है, इसको रोक के दिखाता हूं। हमने देखा तालिबान के लोग लटक गए थे एरोप्लेन पे,
प्लेन के अंदर लोग बैठे, उनको लगा क्योंकि पंखे को पकड़ के तो जा सकते हैं, थोड़े अंतर पे गए तो 10-12 लोग जो लटके हुए थे वो क्या गिर गए। वो जो गिर गए ना, वो सोचने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने वाले, इसलिए वो बदलती नहीं है। हमें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो है उसको अच्छी तरह से अमल में लाने के लिए हम कोशिश करेंगे। ये सदिच्छा व्यक्त करके मेरे 2 शब्दों को मैं विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।